जब मैंने अपनी पत्नी के तलाक के पेपर साइन किए तो मेरे हाथ कांप रहे थे। नजर पड़ी तो उसकी भूरी आंखों में अविश्वास और तकलीफ थी। मेरा दिल जैसे टूट गया। पास खड़ी मेरी बहन और माँ ने तलाक के पेपर आरती के मुंह पर दे मारे और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया। वो कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रोती रही और फिर बद्दुआ देते हुए अंधेरे में चली गई। मैं सारी रात अकेला बैठा रोता राख। जैसे ही सुबह हुई, मेरी बहन की चीखों ने पूरे घर को हिला दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पैर जमीन में गड़ गए, क्योंकि कमरे से बाहर आया तो सामने बहन खड़ी थी। उसने कहा कि माँ ने तुझे जल्दी बुलाया है। मैं जल्दी में था, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता करके मुझे काम पर निकलना था। इसलिए मैंने थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में पूछा, क्या हो गया है माँ को? मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंदर आओ, माँ को बात करनी है। मैंने कहा, दीदी, मुझे देर हो रही है, रात में बात कर लूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, वो ऊंची आवाज में बोली, जब पत्नी के साथ लगे रहते थे तब तो ना देर होती थी ना कोई दिक्कत। अब माँ ने बुलाया है तो तुम्हें देर होने लगी है, चलो मेरे साथ। उसका इस तरह चिल्लाना मुझे परेशान कर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पत्नी दरवाजे पर मायूस नजरों से देख रही थी। मैंने इशारे से उसे शांत रहने को कहा और बहन के साथ माँ के कमरे में चला गया। अगले ही पल मेरी जान निकल गई। माँ जोर जोर से रो रही थी। मुझे माँ और बहन से कोई शिकायत नहीं थी, मगर उनकी कुछ हरकतें मेरा खून खौला देती थीं। मैं तुरंत माँ के पास गया और उन्हें संभालते हुए कहा, क्या हुआ? अब क्यों रो रही है? तबीयत ठीक है आपकी? वह मुझे देखकर बोली, तुम्हें माँ का ख्याल कब से आने लगा? मैं कब से रो रही हूँ। तभी मेरी बहन साक्षी ने ताना मारा, वाह भाई, माँ से मिलने का समय नहीं है, लेकिन पत्नी के साथ बैठने का खूब समय है। मैंने कहा, दीदी प्लीज चुप हो जाइए, मुझे माँ से बात करने दे। माँ ने बहन को चुप कराया और मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में बात करनी है। कई दिनों से देख रही हो, कोई लड़का उससे मिलने आता है। कल रात भी वह देर तक छत पर किसी से बात कर रही थी। मैं बस तुम्हें सावधान कर रही हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, माँ, आपको जरूर गलत फहमी हुई है। आरती बहुत अच्छी है और मुझसे वफादार है। लेकिन बहन फिर बोल पड़ी, तो क्या मैं लड़कों से बात करती हूँ? इस पर मैंने गुस्से में कहा, दीदी, आप कमरे से बाहर जाइए। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, अपनी बड़ी बहन से बदतमीजी मत करो। जो सच था मैंने बता दिया। अब मानना या ना मानना यह तुम्हारे ऊपर है। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया तो हमारे कमरे का दरवाज़ा बंद था। जाते जाते एक पल को सोचा, आरती ने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? क्या सच में वह किसी से प्यार कर रही है? तभी मेरा मोबाइल बजा। देखा तो आरती का कॉल था। मतलब वह किसी से बात नहीं कर रही थी, बल्कि माँ और बहन की वजह से कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। मैंने फ़ोन उठाया तो उसकी घबराई हुई आवाज़ आई, क्या हुआ समीर? सब ठीक है। माँ ने क्यों बुलाया? और दीदी क्या कह रही थी? मैंने उससे कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि माँ और दीदी की थोड़ी सेवा कर लिया करो। वह उम्र और रिश्ते में तुमसे बड़ी है। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। उसने तुरंत कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं कर लूंगी। मैंने कहा, फिलहाल तुम अपने कमरे में ही रहो। दोपहर का खाना और सफाई देख लेना, और उनसे बेकार की बातें मत करना। अगर वो कोई ताना मारे तो चुप रहना। मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर पत्नी बोली, ठीक है, आप आराम से जाइए, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मैंने जवाब दिए बिना मोबाइल बंद कर लिया। मुझे पता था कि पत्नी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन माँ और दीदी झूठ क्यों बोलेगी? ये सोचकर मन उलझा हुआ था। रास्ते भर मैं इसी उदेड़ब में था। कंपनी पहुंचकर भी दिमाग इन्हीं बातों में फंसा था। तभी एक साथी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, कहाँ खो गए हो समीर? साहब कब से बुला रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है? उसने कहा, आपने 2 बार काम खराब कर लिया है। साहब कैमरे में देख रहे थे, अभी जाकर उनसे मिल लीजिए। ये सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैंने खुद को संभाला और ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खटखटाकर अंदर गया तो मालिक सामने बैठे थे। मैंने नमस्ते किया तो वो बोले, कहाँ गुम हो समीर?
यहाँ काम करने आते हो या घर की उलझनें लेकर? साहब ने मुझसे कहा, तुम काम पर ध्यान दो। पिछली बार भी तुमने 2 बार काम खराब किया था और इस बार भी वही हो रहा है। फिर बाद में मसले बनते हैं कि तुमने पीस खराब कर दिया। मैंने तुरंत कहा, साहब माफ़ी चाहता हूँ, अब ध्यान रखूंगा। वो बोले, समीर, अगर तुम्हारा यही अंदाज रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे कर्मचारी नहीं चाहिए। मैंने फिर कहा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा परेशान था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। अब पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। वो पूछने लगे, ऐसा क्या मसला है जो तुम काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो? तुम्हारे साथ हर समय कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा। मन में आया कि सब बता दो, लेकिन फिर सोचा कि घर की बातें किसी बाहरी से क्यों करूं, तो बात टाल दी और काम में लग गया। असल में जब से मेरी बहन विधवा हुई थी, घर का माहौल काफ़ी खराब हो गया था। शादी के बाद मेरी माँ और पत्नी आपस में खुश रहती थी, लेकिन बहन के विधवा होते ही वो घर में झगड़े कराने लगी और मेरी पत्नी को मेरे साथ खुश देखकर जलने लगी। मैंने ठान लिया था कि उसकी शादी करवा दूं, ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो और वह हमारी भी जिंदगी खराब ना करे। मेरी पत्नी बहुत नेक, हर वक्त पूजा पाठ करने वाली और अच्छी आदत वाली है। मुझसे ज्यादा मुझे उस पर भरोसा है। पूरा दिन काम और पत्नी के ख्यालों में बीता। रात को 8 बजे काम से घर लौटते वक्त मैंने सोचा कि पत्नी की पसंदीदा मिठाई ले जाऊं, लेकिन बहन का ख्याल आते ही इरादा बदल दिया कि कहीं वह बात को बढ़ा चढ़ाकर माँ के सामने पेश न कर दे। घर पहुंचा तो देखा बहन बरांडे में खड़ी थी। मैंने नमस्ते करके माँ के कमरे की तरफ जाना चाहा तो बहन बोली, माँ, घर छोड़कर चली गई है। तुम्हारी पत्नी के तमाशे अब माँ से नहीं देखे जाते। मैंने पूछा, माँ कहाँ है? तो वह बोली, चाहे मौसी के घर जाएं या मंदिर, अगर तुम्हारे जैसे बेटे हो तो यही होगा। तुम्हारी पत्नी और बच्चों ने माँ का जीना हराम कर दिया है। मेरा मन हुआ कि कह दूं कि माँ का जीना तो आपने हराम किया है, लेकिन खुद को रोक लिया और बाहर भागा। मौसी के घर पहुंचा तो माँ वहीं बैठी थी और मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मैंने मौसी से कहा, देख रही है आपकी बहन क्या कर रही है? तो मौसी भी माँ की तरफदारी करते हुए बोली, तुम्हारी पत्नी तमाशे कर रही है, उसे शर्म आनी चाहिए। शादी को अभी कितना समय हुआ है और यह सब कर रही है। मैंने फौरन कहा, माँ और दीदी को गलत फहमी हुई है। आरती ऐसी नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह मेरे साथ रहती है। मैंने उसे करीब से देखा है। लेकिन मेरी मौसी बोली, हर पति को अपनी पत्नी सही लगती है, पर सच्चाई अलग होती है। तुम सुबह जाते हो, शाम को आते हो, रात में सोते हो, दिन में थोड़ा वक्त उसके साथ बिताते हो, जबकि तुम्हारी माँ पूरा दिन उसके साथ रहती है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वह कैसी लड़की है। मेरी पत्नी पर इल्जाम मत लगाओ। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा, माँ को मेरे साथ अकेला छोड़ दे। मौसी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। मैं माँ के पास बैठा ही था कि वो बोली, अगर पत्नी का पक्ष लेने आए हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी पत्नी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब पूरे खानदान में बात फैलेगी कि वो आवारा है। आज भी वो छत पर खड़ी किसी से बात कर रही थी और इत्तेफाक से मेरा भाई आ गया। उसने भी मुझे यही बताया। सोचो, अगर बात तुम्हारे मामू के घर तक पहुंच गई तो तुम्हारे ससुराल में भी चली जाएगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये देखो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, अब यहाँ से चली जाओ। मैं उस घर में नहीं रहूंगी अगर वो वहाँ रही। इस बार मैंने चुप्पी नहीं साधी और कहा, माँ, आप मेरी पत्नी की वजह से यहाँ नहीं आई, बल्कि अपनी बेटी की पढ़ाई और पट्टी की वजह से आई। लेकिन वो आपके घर का सुकून खराब कर रही है। हम उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर शादी कर देते हैं। भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मेरी एक ही पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो वैसी लड़की नहीं है। मेरी बात सुनकर माँ गुस्से में बोली, मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मैंने उनके पैर पकड़कर कहा, माँ, ये हाल आपकी बेटी की वजह से आया है, लेकिन भगवान के लिए घर चलिए।
जो भी मसले हैं वही बैठकर हल कर देंगे। मैं खुद उससे पूछूंगा कि वो छत पर किससे बातें करती है और कौन लड़का उससे मिलने आता था। मैं उसे जाने नहीं दूंगा और आपके सामने ही उसकी क्लास लूंगा। माँ ने कहा, वादा कर तू अपनी पत्नी से पूछेगा। मैंने हामी भर दी। माँ ने कहा, मान गई और वादा घर कर जाने तू के लिए अपनी उठी। पत्नी से पूछेगा। हमने मौसी को बता मैंने दिया हामी भर दी और माँ बेटा घर तब लौट वह आए। मान गई। जैसे और ही घर हम जाने घर के में लिए दाखिल उठी। हुए, हमने मेरी मौसी को बहन का बता मुंह दिया बन गया और माँ और बेटा माँ से घर बोली, लौट आए। आप गई जैसे थी ही तो हम लगा घर में कभी दाखिल लौटेगी हुए, नहीं। मेरी और बहन का उसके मुंह आने बन के गया साथ ही और लौट माँ आई। से बोली, मैंने तो आप गई आपको थी कहा तो था, लगा कभी मैं लौटेगी उसकी नहीं। बात समझ गया और उसके कि वह आने के घर का साथ ही सुकून लौट आई। खराब कर रही है। मैंने तो आपको कहा कल था, उसे अच्छे घर में मैं उसकी शादी कर बात दी समझ जाएगी गया कि वह लेकिन घर मेरी का खुशियों में सुकून आग खराब क्यों कर लगा रही रही है। है। बहन भाई की कल उसे इज्जत अच्छे होती घर है, में शादी कर दी लेकिन जाएगी तुम बेवजह मेरे लेकिन घर मेरी की खुशियों बदनामी में कर आग रही क्यों हो। लगा रही है। क्यों बहन मेरी भाई की जिंदगी को इज्जत बीच होती है, रास्ते में खड़ा कर रही लेकिन हो। तुम बेवजह मेरे मेरी घर की बात बदनामी सुनकर कर वह रही हो। तुरंत बोली, क्यों मेरी जिंदगी मुझसे को बहस बीच मत करो। रास्ते में खड़ा कर मैंने रही हो। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी बात सुनकर मेरा वह अपना तुरंत दुख बोली, खत्म नहीं होता। मुझसे तुम्हें बहस तुम्हारे मत दुख करो। में क्यों पड़ो। मैंने किसी का कुछ तभी नहीं मेरी माँ बिगाड़ा। ने कहा, मेरा अपना अब दुख बहुत हो गया खत्म नहीं समीर, होता। तुम्हें तुमने कहा तुम्हारे था दुख में क्यों कि पड़ो। अपनी पत्नी से बात तभी करोगे, मेरी माँ तो अब ने उसे कहा, बुलाओ और अब पूछो बहुत हो गया कि ये समीर, क्या हरकतें कर तुमने रही है। कहा था कि अपनी मैंने सर पत्नी से बात हिलाकर हाँ करोगे, कहा, तो अब और उसे आरती बुलाओ को और आवाज दी। पूछो कि ये ये क्या करते हुए हरकतें मुझे कर रही बहुत हैं। अफसोस हो रहा था मैंने सर क्योंकि हिलाकर मैं हाँ कहा आरती को और अच्छे से आरती को जानता था। आवाज दी। वो बहुत ये नेक करते और हुए सीधी मुझे सादी बहुत लड़की अफसोस थी। हो रहा था क्योंकि ऐसा मैं करने की आरती को कल्पना भी अच्छे से नहीं कर जानता सकती था। थी। वो बहुत वो नेक दुपट्टा और ओढ़कर सीधी बाहर सादी आई। लड़की थी। मासूम ऐसा चेहरे करने से की मुझे कल्पना नमस्ते भी नहीं किया कर और सकती बोली, थी। वो आप दुपट्टा कब आए? ओढ़कर बाहर आई। क्या मैं खाना लगा दूं? मासूम चेहरे से मुझे मैंने कहा, नमस्ते किया और बोली, मेरे सामने दिखावा आप करने कब की आएं? जरूरत नहीं है। क्या मैं खाना लगा जो दूं? सवाल मैं पूछूं, मैंने कहा, उसका सच सच मेरे जवाब सामने देना। दिखावा करने की मेरी जरूरत बात नहीं है। सुनकर वो थोड़ी घबरा जो गई। सवाल मैं फिर पूछूं सिर उसका हिलाकर सच बोली, सच जवाब देना। जी, मेरी पूछिए बात क्या हुआ। सुनकर वो थोड़ी घबरा कोई गई। मसला हो गया है? फिर सिर या हिलाकर बोली, मुझसे कोई गलती हो जी, गई है? मेरा पूछिए दिल क्या हुआ। डूब सा गया। कोई मसला मन हो गया बिल्कुल भी है उसके साथ या बदतमीजी मुझसे कोई करने को गलती हो तैयार गई है? नहीं था। मेरा दिल डूब मगर सा मैं गया। मजबूर था। मन बिल्कुल मैंने भी उसके पूछा, साथ बदतमीजी करने तुम को किसके तैयार नहीं साथ था। रात भर छत पर मगर बैठकर मैं बातें मजबूर करती था। हो मैंने और आज पूछा, दोपहर में भी बातें कर तुम रही थी? किसके साथ रात तभी भर मेरे छत मामू पर आए थे बैठकर बातें और कोई करती हो? लड़का भी मिलने और आज दरवाजे तक दोपहर आया में था। भी बातें कर रही उसने थी। तुरंत कहा, तभी मेरे ऐसा मामू आए कुछ थे नहीं है। और कोई लड़का आपको भी तो मिलने पता है, दरवाजे तक मेरा आया था। मोबाइल खराब उसने है, तुरंत कहा, आवाज नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं दरवाजे है। पर मैं आपको किसी तो से पता मिलने है, नहीं गई। मेरा मोबाइल अगर खराब यकीन है, नहीं होता आवाज तो नहीं पड़ोसन आती। से पूछ लीजिए। दरवाजे पर मैं वो किसी सारा से दिन मिलने हमारे नहीं घर गई। के सामने रहती अगर है। यकीन नहीं हाँ, होता तो दीदी से पड़ोसन से मिलने पूछ एक लड़का लीजिए। आता है। वो सारा कहीं दिन आपको हमारे घर के गलतफहमी तो सामने नहीं हुई? रहती है। मेरी हाँ, पत्नी की यह बात दीदी से सुनते मिलने ही एक लड़का मेरी आता बहन ने है। आगे कहीं बढ़कर आपको उसे गलतफहमी जोर तो से नहीं हुई? थप्पड़ मार दिया और मेरी बोली, पत्नी की यह बात सुनते ही चालाक औरत, मेरी बहन अपना ने आगे गुनाह मेरे बढ़कर सिर पर डालती उसे है। जोर से थप्पड़ मार दिया। मैं तुझे और जिंदा बोली, नहीं छोड़ूंगी। वह चालाक और औरत कुछ कह अपना पाती। गुनाह मेरे सिर पर उससे डालती पहले है। ही मैंने अपनी पत्नी को मैं तुझे पीछे जिंदा किया नहीं और छोड़ूंगी। कहा, वह और फौरन कुछ कमरे कह में पाती। जाओ, मैं आता हूँ। उससे पहले ही मैंने वह अपनी तुरंत पत्नी कमरे को में चली पीछे गई किया और मेरी कहा, माँ ने मुझे देखकर कहा, फौरन कमरे में जाओ। और क्या मैं अभी आता तुम हूँ। अपनी पत्नी की वह करतूत तुरंत नहीं देख कमरे में रहे? चली गई और दीदी मेरी ये माँ ने कहकर मुझे कमरे देखकर की तरफ कहा, चली गई। और क्या मैं अब थोड़ा भी तुम अपनी परेशान हो पत्नी की गया। करतूत नहीं देख रहे? माँ और दीदी का दीदी ये अचानक कहकर हड़बड़ा कर कमरे की में तरफ चली जाना गई। मुझे और मैं अजीब थोड़ा लगा। परेशान हो गया। अगर मेरी पत्नी ने माँ गलत और बात दीदी कही का थी अचानक तो दीदी हड़बड़ा को कर यहीं कमरे में खड़े जाना होकर बोलना मुझे चाहिए था। अजीब लगा। कमरे में अगर जाने मेरी की पत्नी जरूरत ने नहीं गलत थी। बात कही थी तो काफी दीदी देर को मैं यहीं शहन खड़े में होकर खड़ा बोलना सोचता चाहिए रहा। था। फिर अपने कमरे में कमरे जाने में की गया जरूरत नहीं तो थी। पत्नी बिस्तर पर बैठी काफी रो देर रही मैं थी। शहन में खड़ा सोचता मैंने कुछ रहा। कहा भी नहीं था फिर अपने कि वह कमरे में उठकर गया बोली तो पत्नी समीर, बिस्तर पर मैंने बैठी कुछ रो नहीं रही किया। थी। मैं मैंने सिर्फ कुछ आपसे कहा भी नहीं मोहब्बत था करती हूँ कि वह उठकर आपके बोली, लिए जान दे सकती हूँ। समीर, मैंने कुछ कोई नहीं किया। गुनाह नहीं किया। मैं सिर्फ मेरा आपसे मोबाइल चेक मोहब्बत कर लो, करती हूँ। पड़ोसन से आपके पूछ लिए लो, जान दे सकती मैं हूँ। किसी से नहीं मैंने मिलती। कोई गुनाह नहीं लेकिन किया। दीदी मिलती मेरा है। मोबाइल चेक कर लो। मैंने कभी आपको ये पड़ोसन बात से नहीं पूछ लो, बताई क्योंकि मैं मैं किसी से भाई नहीं बहन के मिलती। बीच दीवार नहीं लेकिन बनाना दीदी चाहती मिलती थी। है। उसका मैंने रोना कभी मुझे आपको ये अजीब बात नहीं हालत में बताई डाल रहा था क्योंकि मैं भाई बहन तो के मैं बीच आगे दीवार बढ़कर नहीं उसे बनाना गले चाहती लगाकर थी। बोला, उसका रोना अरे मुझे बेवकूफ अजीब क्यों रो हालत में रही डाल हो? रहा था। मैंने बस तो मैं तुमसे आगे थोड़ा बढ़कर सख्त उसे लहजे गले में बात लगाकर की
कर बोला, ताकि हमारा घर सही चले। क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैंने बस तुमसे थोड़ा आजकल मैं शोर शराबे से परेशान रहती हूँ, ताकि हमारा घर सही चले, इसलिए आपसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ। आजकल मैं शोर शराबे से परेशान रहती हूँ, इसलिए आपसे कुछ देर बात करना किचन में चली गई। हम दोनों काफी देर बातें करते रही। फिर वह मेरे लिए खाना बनाने किचन में चली गई। सुबह नाश्ता करके बाहर अजीब बेचैनी रही। बोली, कमरे में आओ, कुछ बुरा होने वाला है। देखो वह क्या कर रही है। सुबह नाश्ता मैंने अंदर जाकर देखा तो माँ बोली, दीदी ने कलाई पर कमरे में रखी हुई थी। देखो वह क्या कर रही है। एक कदम आगे मैंने अंदर जाकर देखा तो दीदी ने कलाई पर छुरी मुझे बदनाम करने की कोशिश की। एक कदम आगे बढ़ाया तो नस काट लूंगी। मैंने कहा, तुम्हारी पत्नी पागल हो गई हो क्या? करने की कोशिश उसने तो सिर्फ एक सामान्य बात की थी। मैंने कहा, पता है
आपको भी पागल हो गई हो क्या कि आप ऐसा उसने कुछ तो नहीं सिर्फ कर एक सकती। सामान्य बात की थी, लेकिन दीदी बोली, मुझे पता है तुम्हारी आपको भी पत्नी ने यकीन सबके होगा सामने मुझे कि आप जलील ऐसा किया है, कुछ नहीं कर सकती। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। लेकिन दीदी बोली, अगर चाहते हो तुम्हारी कि पत्नी मैं ने खुद सबके को सामने खत्म ना मुझे करूं, जलील किया तो है, तुम्हें मेरी हर अब मैं बात जिंदा माननी नहीं पड़ेगी। रहूंगी। मैंने अगर कहा, चाहते हो ठीक कि है, मैं खुद को खत्म बोलो ना क्या करूं, करना है, तो तुम्हें मेरी हर बस बात माननी खुद पड़ेगी। को नुकसान मत मैंने पहुंचाओ। कहा, वरना ठीक मैं है, मर जाऊंगा बोलो और क्या खुद करना को है, भी कभी माफ नहीं बस करूंगा। खुद को तभी नुकसान दीदी मत बोली, पहुंचाओ, तो वरना अपनी मैं मर पत्नी को जाऊंगा बुलाओ और उसे खुद को तलाक भी दो, कभी माफ नहीं तभी करूंगा। यह मामला खत्म तभी होगा। दीदी बोली, माँ भी तो बोली, अपनी पत्नी को बुलाओ जल्दी बुलाओ और अपनी उसे पत्नी तलाक को, दो। क्या तभी तमाशा यह लगा मामला रखा है? खत्म होगा। अगर मेरी माँ बेटी भी को बोली, कुछ हो गया जल्दी तो मैं बुलाओ तुम्हें अपनी नहीं पत्नी को। छोड़ूंगी। क्या तमाशा ये लगा सुनकर रखा मैं है? घबरा गया। अगर और मेरी जोर से बेटी अपनी को पत्नी कुछ को हो गया पुकारा। तो मैं तुम्हें नहीं दूसरी बार छोड़ूंगी। पुकारने पर ये वह सुनकर कमरे में मैं आ गई घबरा गया और बोली, और जोर से अपनी पत्नी क्या को हो रहा है पुकारा। समीर? दूसरी सब बार ठीक है। पुकारने पर वह मैंने कमरे में कहा, आ गई दीदी और आपको बोली, छुरी लग जाएगी, क्या हो रहा है गुस्सा समीर? मत कीजिए, सब ठीक है। लेकिन वह सुनने को तैयार मैंने नहीं कहा, थी। दीदी वह आपको बोली, छुरी लग जाएगी, चुप रहो, तमाशा गुस्सा मत मत बनाओ। कीजिए, ये सब तुम्हारी लेकिन वह वजह से सुनने हो को रहा है। तैयार नहीं थी। समीर, वह बोली, इसे अपने घर चुप से रहो, निकाल दो, तमाशा मत वरना बनाओ, मैं खुद को मार ये सब डालूंगी। तुम्हारी वजह से हो रहा मैंने है। हाथ जोड़कर कहा, समीर, इसे दीदी अपने घर से निकाल भगवान दो, के लिए मेरा घर वरना मैं मत खुद तोड़ो, को मार डालूंगी। ये आपसे माफी मांग मैंने लेगी। हाथ जोड़कर कहा, लेकिन उसने मेरी बात दीदी, नहीं सुनी। भगवान के और लिए अपनी मेरा घर कलाई मत पर तोड़ो और जोर से ये दबाव आपसे डालने माफी मांग लगी। लेगी। उसी लेकिन पल उसने मेरे मेरी बात मुंह नहीं से सुनी। वह शब्द और निकल अपनी गए कलाई पर जिनके और बारे जोर में से मैंने दबाव कभी डालने सोचा लगी। भी नहीं था। उसी पल मैंने मेरे अपनी मुंह पत्नी से की तरफ वह देखते शब्द हुए निकल कहा, गए जिनके बारे आज में से मैंने हमारा कभी रिश्ता सोचा भी खत्म। नहीं था। मैं तुम्हें मैंने अपनी अपनी पत्नी पत्नी के की रूप में तरफ स्वीकार देखते नहीं हुए करता कहा, और कल ही मैं आज तुम्हें से तलाक हमारा देने रिश्ता वाला हूँ। खत्म। मैं फिर तुम्हें मैंने अपनी अपनी बहन पत्नी के के रूप हाथ में से स्वीकार छुरी नहीं छीनी करता और और जमीन कल पर ही मैं फेंक तुम्हें दी। तलाक देने वाला हूँ। मेरी पत्नी वहीं फिर जमीन पर मैंने गिर अपनी पड़ी बहन के और हाथ से कमरे छुरी में कुछ छीनी पल के लिए और खामोशी जमीन पर छा फेंक गई। दी। फिर उसकी मेरी रोती पत्नी हुई वहीं आवाज जमीन पर गूंजी गिर पड़ी और कमरे में भगवान कुछ आपको पल के लिए बर्बाद करेगा खामोशी दीदी। छा गई। आप कभी फिर खुश नहीं उसकी रोती रहेंगे। हुई आवाज गूंजी, आपने मेरे साथ जो किया भगवान उसका आपको हिसाब बर्बाद भगवान करेगा लेगा। दीदी। आपको आप भी कभी ऐसा खुश ही नहीं रुलाएगा। रहेंगे। ये मेरी आपने मेरे बद्दुआ साथ है। जो किया उसका ये हिसाब कहकर वह भगवान कमरे में लेगा। चली गई। आपको भी ऐसा मैं ही वही रुलाएगा। बेटा सिर पकड़कर ये मेरी सोचता रहा बद्दुआ है कि मेरे साथ ये क्या हो कहकर गया। वह कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं उसने वही अपना बेटा सिर सामान पकड़कर समेटा सोचता रहा और घर छोड़ कि दिया। मेरे साथ क्या हो गया। वह बेचारी और क्या थोड़ी देर करती। बाद उसने जितना अपना इस घर में सामान रहना समेटा था रह और घर चुकी छोड़ थी। दिया। मैं वह उसे नजरें बेचारी भी और नहीं क्या मिला करती। पाया। जितना माँ इस और घर दीदी में मुझे रहना समझा था रहे थे रह चुकी कि थी तुमने अच्छा किया। मैं उसे नजरें भी अब नहीं हमारी मिला पाया। जिंदगी फिर से सुकून में माँ और होगी। दीदी मुझे समझा लेकिन रहे मेरे थे दिल में कि तुमने उसकी अच्छा किया। बद्दुआएं गूंज रही थीं। अब हमारी और जिंदगी कहते फिर हैं से ना, सुकून में होगी। जब मन में ऐसा डर लेकिन बैठ मेरे जाए दिल में तो वही उसकी होता है। बद्दुआएं गूंज रही थीं। दिन तो और जैसे कहते तैसे हैं ना, बीत गया। जब मन में लेकिन ऐसा पूरी डर रात बैठ मेरे जाए रोते तो रोते वही गुजर होता गई। है। वो रात दिन जैसे तो जलते जलते तैसे अंगारों बीत पर गया। बीती हो, लेकिन पूरी सुबह रात होने मेरे वाली रोते थी, रोते गुजर लेकिन गई। मुझे एक पल वो का भी रात चैन जैसे नहीं था। जलते अंगारों पर बीती तभी हो। अचानक मेरी बहन की सुबह होने जोरदार वाली चीखें थी, पूरे लेकिन घर मुझे में गूंज एक पल उठी। का भी चैन नहीं था। मैं भागकर रसोई में तभी पहुंचा अचानक तो मेरी देखा बहन की कि जोरदार मेरी बड़ी चीखें बहन को पूरे सांप घर ने में काट गूंज लिया उठी। था। मैं पता भागकर नहीं रसोई सांप में कहाँ से पहुंचा आया तो देखा वह कि दर्द मेरी से बड़ी तड़प बहन रही को थी सांप ने और काट उस पर लिया था। नहाने के लिए रखा पता नहीं गर्म सांप पानी भी कहाँ गिर से गया आया था। था। वह दर्द मैं से समझ तड़प ही रही नहीं पा थी रहा था और उस पर कि अब नहाने इस के लिए हालात रखा को कैसे गर्म संभालूं। पानी भी गिर गया था। मैंने तुरंत उस मैं सांप को समझ मार ही नहीं दिया पा रहा और था अपनी बहन को कि अब लेकर इस हालात अस्पताल को भागा। कैसे संभालूं। लेकिन तब तक मैंने जहर तुरंत पूरी उस शरीर सांप में को फैल मार चुका दिया था। और अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंचने अस्पताल से पहले भागा। ही उसकी मौत हो गई। लेकिन तब तक जहर पूरी जैसे ही शरीर मैं में बहन फैल की चुका लाश था। लेकर घर लौटा, अस्पताल पहुंचने मेरे से पहले सामने ही उसकी एक मौत और हो बड़ा गई। दुख खड़ा था। जैसे ही मैं बहन की लाश मेरी माँ लेकर का घर भी लौटा, इंतकाल हो चुका था। मेरे सामने वह एक जीना और से बड़ा फिसल दुख कर गिर गई खड़ा था और उसी पल उनका मेरी माँ निधन का हो भी गया। इंतकाल हो चुका था। पूरा घर खाली और वह जीना सुनसान से हो गया फिसल था। कर गिर गई, और जिन्होंने उसी पल हमारी उनका जिंदगियों को निधन हो बर्बाद गया। कर दिया था। पूरा घर वह इस खाली और दुनिया से जा सुनसान हो चुके गया थे। था। जिन्होंने मुझे हमारी इस जिंदगियों दुनिया को में अकेला बर्बाद छोड़ कर दिया दिया था। था। वह मैंने इस अपनी दुनिया पत्नी से से जा चुके बहुत थे, माफी मांगी लेकिन उसके मुझे पैर इस पकड़ दुनिया लिए। में अकेला छोड़ गए लेकिन थे। उसने बस इतना कहा, मैंने अपनी पत्नी से बहुत समीर
माफी आप मांगी, इंसाफ नहीं कर उसके पाए। पैर पकड़ लिए, आपने बहुत गलत लेकिन किया। उसने बस और इतना आज कहा, भी उसके यह शब्द मुझे समीर चैन आप से जीने इंसाफ नहीं नहीं कर देते। पाए। कहते हैं, एक ऐसा वाक्य जरूर आता है जो हर इंसान की जिंदगी में एक बार होता है। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर झांक रही थी, लेकिन मेरे भीतर तो अंधेरा ही अंधेरा था। एक ही दिन में मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी पत्नी का भरोसा सब कुछ मुझसे छीन गया था। घर में अब कोई आवाज नहीं थी, बस दीवारें थीं जो मेरे अकेलेपन की गूंज सुन रही थीं। मैं अक्सर सोचता हूँ, काश उस दिन मैं थोड़ा और समझदारी से काम लेता। काश मैं अपने अपनों के बीच खड़ी दीवारें गिरा देता, तो शायद ये सब ना होता। लेकिन अब सिर्फ काश ही बाकी है। मेरी पत्नी के वह आखिरी शब्द, समीर आप इंसाफ नहीं कर पाए, मेरे कानों में आज भी हथौड़े की तरह बजते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त जख्म भर देता है, मगर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। अब मेरी जिंदगी एक अधूरी किताब है जिसमें आखिरी पन्ना कभी लिखा ही नहीं जाएगा।
मैं बस हर सुबह उस दिन को याद करते हुए जागता हूँ और सोचता हूँ, कभी कभी एक पल की गलती पूरी जिंदगी का बोझ बन जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड के एक धन्यवाद। छोटे से गांव चिलौड़ी में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था सोना। सोना सुंदर थी, मासूम थी, लेकिन एक अलग बच्ची थी। वह जन्म से गूंगी थी। लोगों ने उसका नाम तक बदल डाला था। कोई उसे मुंह बुलाता, कोई अभागिन और कुछ तो कहते। ऐसी लड़की को पालने का क्या फायदा। सोना की मां सुशीला एक विधवा थी। पति की मृत्यु सोना के जन्म के अगले साल ही हो गई थी। घर में बस दो लोग, मां और बेटी। सुशीला ने कभी अपनी बेटी को बोझ नहीं माना। कहती थी, मेरी सोना भले बोल नहीं सकती, पर इसका दिल बोलता है। सोना को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। इशारों से सब समझती थी। लिखने में तेज थी, चित्रकारी में अव्वल। लेकिन स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे। चुप लड़की, गूंगी देवी बोलकर दिखा। सोना बस मुस्कुरा देती थी, पर भीतर कुछ टूटता था। एक दिन स्कूल की शिक्षिका सुमन मैडम ने नोटिस किया कि सोना कागज पर कुछ असाधारण चित्र बनाती है, जैसे किसी को गले लगाना कि आंखों से गिरते आंसू। मैडम ने कहा, इस बच्ची में कुछ अलग है, इसे पंख दो, ये उड़ जाएगी। जिले स्तर पर एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई। सुमन मैडम ने सोना को उसमें भेजा। पहली बार वह गांव से बाहर निकली। सोना ने अपनी आत्मा से चित्र बनाया, एक मां और बेटी की जोड़ी, एक जंगल, और ऊपर लिखा एक वाक्य जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन परिणाम आया, गौरी का नाम नहीं था। वह उदास हो गई। मां ने उसके बाल सहलाते हुए बोला, सोना याद रख, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं और बड़ा कुछ होगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। सोना और मां सो रही थी। तभी घर की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। सोना बच गई, लेकिन उसकी मां हमेशा के लिए चली गई। वो रात सिर्फ बारिश नहीं थी, सोना की दुनिया का अंत था। गांव वालों ने मदद की, पर फिर वहीं ताने, वहीं सवाल। अब यह गूंगी लड़की अकेली कैसे जिएगी। पर उसी मलबे में मां की किताबों के बीच सोना को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें मां ने लिखा था, मेरी सोना एक दिन इस गांव की सबसे बड़ी कलाकार बनेगी। जो अब तक उसके साथ हुआ, वह उसे बड़ा बनाने के लिए ही हुआ। सोना ने उस दिन अपने आंसुओं से कसम खाई, अब मेरी चुप्पी मेरी ताकत बनेगी। सोना ने गांव छोड़ दिया। देहरादून आई। वहां उसने एक एनजीओ में सफाई कर्मचारी की नौकरी की। बदले में रहने की जगह मिल गई। दिन में वह काम करती, रात को पुराने अखबारों से स्केच बनाती। उसकी कला में अब भावनाओं की आग थी। एक दिन एनजीओ में एक आर्ट गैलरी संचालक नवता वर्मा आई। उन्होंने सोना के स्केच देखे और चौंक गई। ये तो प्रोफेशनल से भी ऊपर हैं। किसने बनाए? जब पता चला कि एक मूक लड़की ने बनाए हैं, तो वह अबाक रह गई। नमिता वर्मा ने सोना को दिल्ली ले जाकर एक प्रदर्शनी में शामिल कराया। सोना का नाम पहली बार एक फ्रेम में चमका, सोना द साइलेंट आर्टिस्ट। लोग आए, तारीफें मिली, अखबारों में छपा, लेकिन बिक्री शून्य। एक बार फिर दिल टूटा, पर अब सोना समझ चुकी थी। अभी नहीं, बिके कोई बात नहीं, वक्त आएगा। 3 साल बीते। सोना अब एक नाम बन चुकी थी, मूक कलाकार जिसने आवाज के बिना दुनिया को रुला दिया। फिर एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। लंदन की एक आर्ट यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप दी। सोना विदेश गई, बोल नहीं सकती थी, पर उसकी कला बोलती थी। अकेलेपन की पीड़ा, मां की ममता, समाज की बेरुखी और उम्मीद की चुप्पी। सोना भारत लौटी। अब वह मशहूर थी, मीडिया में छाई हुई, मगर उसने शोहरत नहीं चुनी। उसने अपने गांव चिलौड़ी में एक आर्ट स्कूल खोला, मां की पाठशाला। उसने गांव की बेटियों को फ्री में सिखाना शुरू किया। मूक, अंधी, विधवा, तलाकशुदा, जो भी चाहती वहां सीख सकती थी। उसकी पहली शिष्या थी रेखा, जो खुद भी समाज की ठुकराई हुई लड़की थी। गांव में जिस जगह उसे कभी गूंगी कहा गया था, उसी जगह अब पंचायत भवन के बाहर एक बोर्ड लगा था, सोना हमारी चुप कलाकार, गांव की शान। वह दिन आया जब उत्तराखंड सरकार ने उसे नारी गौरव सम्मान से नवाजा। सम्मान समारोह में जब सोना को मंच पर बुलाया गया, तो सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उसने मंच पर खड़े होकर एक चित्र दिखाया। उसमें मां की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोना ने कभी कुछ कहा नहीं, मगर उसने दुनिया को सिखाया कि कभी कभी चुप रहकर भी इंसान सब कुछ कह जाता है।
उसने दिखा दिया कि जो तिरस्कार उसे मिला वही उसकी कला बना। जो मां की मौत ने छीन लिया उसी ने उसे जीवन का मकसद दिया। जिस समाज ने उसे बोझ समझा उसी समाज को उसने रोशनी दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में जो भी हमारे साथ होता है, चाहे वह दोहक हो, अपमान हो, असफलता हो या अकेलापन, वह किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा होता है। अगर हम हार मानने की बजाय उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहे, तो एक दिन वह सब चीजें हमें वहां पहुंचाती हैं जहां हम असल में जाना चाहते थे। कभी ना भूलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। सुमन, सुनो, अब रोज इस घर में मत आना, सविता ने गुस्से से कहा। उसके चेहरे पर शक और आक्रोश साफ झलक रहा था। सुमन कुछ बोल ना पाई। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। आंखों में दबी हुई नमी और होंठों पर मजबूरी की मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपना पल्लू संभाला और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गई। अमन, जो उस वक्त अंदर से बाहर आ रहा था, उसने यह सब देख लिया। बिना कुछ कहे वो भी सुमन के पीछे चला गया। गली के मोड़ पर जाकर उसने सुमन को रोका और धीमी आवाज में कुछ समझाने लगा। सविता यह सब खिड़की से देख रही थी। उसके भीतर जलजला उठ गया। उसका मन जैसे बारूद से भरा पड़ा था। जैसे ही अमन घर लौटा, सविता फट पड़ी। अमन, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हर बात में तुम उसी सुमन का साथ क्यों देते हो? मैं सब देख रही हूं। तुम्हारी नजर में मैं कुछ नहीं और वह औरत सब कुछ है। अमन ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन सविता के शब्द उसे अंदर तक चुभ गए। उसने गहरी सांस लेकर कहा, सविता, तुम हमेशा शक करती रहती हो। तुम्हें दिखाई ही क्या देता है? बस उसकी जवानी, उसकी सूरत। कभी उसके हालात को समझने की कोशिश की है? ओह, बहुत बड़ी दया उमड़ रही है तुम्हें। हम तो अंधे हैं ना, हमें तो वही दिखता है जो है। मैं साफ कह रही हूं, कल से वह औरत इस घर की चौखट पर कदम नहीं रखेगी। नहीं सविता, वह आएगी, चाहे तुम मानो या ना मानो। वाह, इतनी हमदर्दी है तो ले आओ उसे। इसी घर में क्या चल रहा है तुम्हारे और उसके बीच? साफ साफ बोलो। अमन की आंखों में आक्रोश भर आया। सविता, जुबान संभाल कर। तुम्हारी सोच गंदी हो गई है। सुमन एक परित्यक्ता है। उसका पति उसे छोड़कर चला गया। बच्चे की जिम्मेदारी उस पर है। वह मेहनत करके दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही है, और तुम हो कि उसे सिर्फ शक की नजर से देखती हो। सबके दर्द के ठेकेदार तो तुम ही हो। दुनिया में और कोई दुखी नहीं है सिवाय उस सुमन के। दर्द चाहिए तो किसी अस्पताल में चले जाओ या फिर वैश्यालय में, वहां भी लोग तड़प रहे हैं। अमन तिलमिला उठा। तुम्हें हो क्या गया है सविता? इंसानियत नाम की कोई चीज बची है तुम्हारे भीतर या नहीं? जब एक औरत को दूसरी औरत से सहारा चाहिए, तब तुम उसे गिराने में लगी हो। तुम उसकी आंखों में झांक कर देखो तो सही, कितनी चीखें छिपी हैं वहां। सविता की आंखें भर आईं, पर वह हार मानने को तैयार नहीं थी। अमन, मैं जो देख रही हूं वही बोल रही हूं। तुम्हारी निगाहें बदल गई हैं। नहीं सविता, तुम्हारी निगाहें बदल गई हैं। तुम्हें सिर्फ उसका शरीर दिखता है, उसकी बेबसी नहीं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे को गहरी नजरों से देख रहे थे। सविता की आंखें भर आईं, गला रुंध गया। वह कांपते होंठों से बोली, तो कल वह आएगी? अमन ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, वह कल आएगी, और जब तक उसका दर्द कम नहीं होता वह आती रहेगी। सविता वहीं खड़ी रह गई, अंदर से टूटी हुई, उलझी हुई। उसके मन में अभी भी शक का अंधेरा था, लेकिन कहीं ना कहीं अमन की बातों ने उसके दिल पर चोट जरूर की थी। रात भर सविता सो नहीं पाई। अमित के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। तुम्हें सिर्फ उसका शरीर दिखता है, उसकी बेबसी नहीं। सविता करवटें बदलती रही। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वह सच में सुमन के साथ नाइंसाफी कर रही है, लेकिन मन का दूसरा कोना बार बार फुसफुसा रहा था। नहीं, अमन बदल गया है। उसके लिए अब सुमन मायने रखती है। सुबह हुई, दरवाजे पर घंटी बजी। सविता का दिल धक धक करने लगा। दरवाजा खोला तो सामने रीना खड़ी थी। उसके चेहरे पर झिझक, डर और थकान साफ झलक रही थी। सविता ने भौहें चढ़ाई और एक पल को सोचा उसे भगा दे, लेकिन तभी उसने देखा सुमन की गोद में एक नन्हा बच्चा सो रहा था, बुखार से तपता हुआ।
बच्चे का चेहरा देखकर सविता का दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। सुमन ने धीरे से कहा, दीदी, आज माफ कर देना, मैं काम करने नहीं आई, बस दवा के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। रात भर मेरा बेटा रोता रहा। सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत पर वह शक कर रही थी, वह तो अपनी जिंदगी और अपने बच्चे की बीमारी से जूझ रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। वह तुरंत अंदर गई और अलमारी से पैसे निकालकर सुमन को थमा दिया। सुमन की आंखें भर आईं। दीदी, ईश्वर आपको सुख दे, मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहती। बस कभी कभी मजबूरी इंसान को झुकने पर मजबूर कर देती है। इतना कहकर वह चली गई। सविता वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया, कल रात अमन ने कहा था, जब एक औरत को दूसरी औरत से सहारा चाहिए, तब तुम उसे गिराने में लगी हो। शाम को जब अमन घर लौटा तो सविता चुप थी। अमन ने सोचा फिर बहस होगी, लेकिन सविता ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, अमन, शायद मैं गलत थी। शायद मैंने कभी सुमन की आंखों में झांककर उसका दर्द देखा ही नहीं। अमन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर नरमी आई। सविता ने आगे कहा, आज पहली बार मैंने उसे और उसके बच्चे को देखा। सचमुच उसकी हालत बहुत बुरी है। अमन की आंखें भी भीग गईं। सविता, इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। शक करने से घर टूटते हैं, लेकिन सहारा देने से जिंदगियां बनती हैं। सविता ने सिर झुका लिया और अमन के कंधे पर सिर रख दिया। कल जब सुमन आएगी, मैं खुद उससे माफी मांगूंगी। अगली सुबह जब दरवाजे पर घंटी बजी तो सविता खुद उठकर गई। दरवाजा खोला, सुमन खड़ी थी। आज उसके हाथ में झोली थी और चेहरे पर झिझक और डर दोनों। सविता ने धीरे से कहा, अंदर आओ सुमन। सुमन सकपकाई। दीदी, कल की बात के बाद मैंने सोचा शायद अब आप मुझे काम से हटा देंगी। सविता ने उसकी ओर बढ़कर हाथ पकड़ लिया। नहीं सुमन, अब मुझे तुम्हारा दर्द समझ आ गया है। तुम यहां काम करने नहीं, अपने आत्मसम्मान को बचाने आती हो, और मैं तुम्हें गलत समझती रही। सुमन की आंखें छलक पड़ी। वह बोली, दीदी, मजबूरी में औरत सबसे पहले अपनी इज्जत ही हारती है। मैं रोज सोचती थी, लोग मुझे तिरछी नजरों से क्यों देखते हैं, लेकिन जब आप पर शक करते देखती थी तो मेरा दिल और टूट जाता था। सविता की आंखें भर आईं। उसने सुमन को गले से लगा लिया। अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब तुम सिर्फ काम वाली नहीं, मेरी बहन हो, और तुम्हारा बेटा अब मेरा भी बेटा है। इतना सुनते ही सुमन फूट फूट कर रो पड़ी। कई बरसों का दर्द उसके आंसुओं में बह निकला। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। सविता सुमन के बेटे के लिए दवा, कपड़े और किताबें लाने लगी। सुमन भी घर के कामकाज के साथ साथ सविता के अकेलेपन की साथी बन गई। अमन ने यह बदलाव देखा तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने एक शाम सविता से कहा, देखा, इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। जहां शक घर को तोड़ देता है, वहीं भरोसा रिश्तों को जोड़ देता है। सविता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ अमन, आज समझ आई कि औरत और औरत ही एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा होती हैं। इस तरह कहानी वहां खत्म होती है जहां शक, जलन और अविश्वास मिटकर इंसानियत, अपनापन और रिश्तों की सच्चाई